नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस प्यारी सी क्लास पर, इस प्यारे से चैनल पर, डियर लर्नर्स पर। सभी बच्चे मेरे यानी शशांक तिवारी के साथ पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही अच्छा सेक्शन, बहुत ही अच्छा पेपर। आपको सबको दिख भी रहा होगा। एक मिनट, आप सबको प्यारे बच्चे यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ये जो पेपर है ये जुलाई 2013 में होने वाला पेपर है। ये पीडीएफ हमने कहीं से निकाली हुई है, कहीं से पीडीएफ हमने ली हुई है। 2013 में होने वाला पेपर है और ये प्राइमरी का है, याद रखिएगा, प्राथमिक लेवल का पेपर है जिसपे हिंदी भाषा में आज के बाद हमने डिसाइड किया है कि आपको हिंदी जब भी हम प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे तो साथ के साथ आपको पेडागोजी भी इसी पर कराते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सेशन शुरू हो उसके पहले सभी बच्चों से प्यारी सी गुजारिश है कि आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। हमारे प्रयास के लिए हौसला अफजाई करें ताकि हमें पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए और भी ज़्यादा हम अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए उद्यत हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, भाग 5 देखो लिखा हुआ है 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करिए। मैंने हमेशा कहा है कि हर समय सबसे पहले गद्यांश पढ़ने के पहले आप क्वेश्चंस पर जरूर नजर डालिए। आप डालेंगे नजर, देखो लिखा हुआ है 91 नंबर, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, भी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक या निपात। तो ये तो आप यहीं पर बता सकते हैं कि भी क्या है, तो आप तुरंत भी बता सकते हैं कि ये क्या है भैया, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है या क्रिया विशेषण है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो आप यहीं पर इसका निर्धारण कर देंगे, क्रिया विशेषण है। बाकी लिखा है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य में रेखांकित अंश समार्थी शब्द कौन सा है, पता करेंगे। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है, पता करेंगे हम पढ़ के। उसके बाद में 94 नंबर जो लिखा हुआ है, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है, किस चीज का आग्रह बना हुआ है, ये हम पढ़कर पता करेंगे। लेखक को, ये देखो लिखा हुआ है 95 नंबर, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, आगे है, हम पढ़कर जानेंगे। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, अभी हम पढ़कर ही जानेंगे। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, हम जानेंगे। लेखक के अनुसार क्या जानना जरूरी है, लेखक के अनुसार क्या जानना जरूरी है। और माता पिता शब्द युग्म कैसे हैं, इसकी हम बात आगे करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पैसेज। यहां से देखो लिखा हुआ है समाज में पाठशालाओं, यहां पर हाइलाइटर का प्रयोग कर लेंगे इसको पढ़ते समय। देखिए लिखा हुआ है कि भैया समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न कहाँ है, देखिए प्रश्न आपको आग्रह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। देखो लिखा था, ये देखो लिखा हुआ है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है, बच्चों को स्कूल भेजने का, बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का। ये तो बिल्कुल निराधार है, ये गलत है और ये भी कैसा है, गलत है। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर एक मिनट रुकिएगा, इसको हटाते हैं, अब आ जाते हैं हाइलाइटर पे। देखो तो देखो लिखा हुआ है कि 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल बिठाकर आ जाने का आग्रह हर घर में बना हुआ है। तो बताओ कौन सही होगा, छोटे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, नहीं, स्कूल में बिठाकर आ जाने का। ये देखो लिखा है बहुत छोटे बच्चे को भी स्कूल में बिठा जाने का क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे आग्रह बना हुआ है, बिठाकर आ जाने का आग्रह बना हुआ है। देखो आपको, जैसे आपने पहली ही, अगर आपने प्रश्न पहले नहीं पढ़े होते तो आप नहीं समझ पाते कि आंसर कहाँ है और कहाँ हमको देना है। भाई यहाँ पर सब बातें सही हैं। स्कूल ना भेजने का
ये तो गलत है। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पढ़ते जाओ, साथ का साथ प्रश्न भी करते जाओ। आगे आ जाओ, लिखा है इसके विपरीत हर घर की, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई। इसके विपरीत, यहां से एक प्रश्न देखो आपको, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह है कि, यह भी है कि माँ बाप बालकों के बारे में, देखो यहां पर एक प्रश्न नीचे आया था, ये देखो लिखा था, ये 92 नंबर लिखा है इसके विपरीत हर घर की, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है, वाक्य में रेखांकित अंश। तो बताइए जो सच्चाई है ना, सच्चाई, सच्चाई रेखांकित कौन है? आप कहेंगे सच्चाई कैसा है? रेखांकित है। बड़ी सीधी सी बात है, कैसा है? रेखांकित है। तो जब ये भैया रेखांकित है तो कह रहा है कि जो रेखांकित है ना उसका समानार्थी बताइए। क्या बताइए? समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है जो समान, तो सच्चाई का मतलब क्या होता है? सूक्ति नहीं, वास्तविक नहीं, सदवचन नहीं, बल्कि वास्तविकता। सच्चाई या सच्चाई का समानार्थी क्या है? वास्तविक नहीं, वास्तविकता। क्या है? आप कहेंगे सर जी वास्तविकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाइए। तो अब देखो इसके विपरीत दूसरे घर की जो सच्चाई है यह भी है कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में, बालकों को सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि बालकों की शिक्षा के बाद, देखो इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही एक सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता है। फिर देखो लिखा हुआ है आगे, आगे आ जाइएगा। आगे देखो लिखा हुआ है माता पिता बनने से पहले। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, पहले भैया एक मिनट रुक जाइएगा जरा। लिखा हुआ है माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है, आगे देखना आपको मिलेगा। अभी क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। देखो लिखा है माता पिता को बच्चे की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चे को ज्ञानवान बनाया जा सके। ये तो गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। ताकि बच्चे को उच्च डिग्रियां प्राप्त हों, गलत बात है। ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य हो जाएं, ये भी गलत बात है। जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो, भाई बच्चे के माता पिता को सही शिक्षा की जानकारी क्यों जरूरी है? देखो बच्चे स्वयं प्रवेश लेने हो जाएंगे, ये तो निराधार बातें हैं। उच्च डिग्रियां बच्चे कहां से प्राप्त करते हैं, ये भी निराधार है। बच्चे को ज्ञानवान नहीं बनाना है, बल्कि उससे एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। फिर देखो लिखा हुआ है, आपको देखो आगे मिलेगा। एक मिनट, ये देखो 95 नंबर प्रश्न को देखें, 95 नंबर को। लेखक के अनुसार किसका शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का, बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का। ये तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे माता पिता बनने का या छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का, ये भी बिल्कुल गलत है। पति पत्नी बनेगा नहीं, पति पत्नी नहीं बल्कि दाम्पत्य कहा गया है। तो अच्छे माता पिता बनने का से शिक्षण प्राप्त करना जरूरी। देखो लिखा हुआ है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक बनने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता। तो लेखक कहता है कि किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो अच्छे माता पिता होने का शिक्षण प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। आगे आ जाइए, देखिए ध्यान से सुनेंगे। देखो लिखा है दाम्पत्य शुरुआत, पति पत्नी होने का अर्थ क्या होता है, बल्कि अच्छे पति पत्नी बनने का नहीं, पति पत्नी बनने का अर्थ क्या होता है, ये भी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। यह भी कोई नहीं बताता कि परिणाम, यह भी कोई नहीं बताता तो परिणाम साफ है। जब कोई नहीं बता तो परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने के पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना तो आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलती दिख रही है। घर बसाने की साला का मतलब क्या है? जैसे व्यायामशाला, ठीक है, जैसे कि बात हम करें पाठशाला,
तो ऐसी कोई साला मतलब ऐसा कोई स्कूल नहीं खुला है जहां पर ये सब बातें उनको सिखाई जाएं। इसीलिए क्या होता है, घर टूटकर बिखरने लगते हैं। समाज और सत्ता दोनों या इस संकट के प्रति सजग नहीं है, फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। या तो इसके प्रति सजग नहीं है, जानते नहीं है, और या तो जानकर भी क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, माने न जाना हुआ कर रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है 93 नंबर लिखा हुआ है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है, बच्चों के बारे में न जानना, नहीं। माता पिता बनने का अर्थ न जानना, बिल्कुल गलत बात है ये भी। घर बसाने की जल्दी करना, नहीं, ये सही बात है। दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी पति पत्नी होने का अर्थ न जानना, तभी तो घर टूटते बिखरते हैं, और आपने ऊपर पढ़ा भी है। आगे आ जाइए, देखो लिखा हुआ है 97, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। समाज और सत्ता दोनों इसके प्रति किसके प्रति सजग नहीं है, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। ये तो गलत बात है, अभिभावकों की शिक्षा की बात यहाँ पर कहीं पर प्यारे बच्चे नहीं की गई है। ज्ञानवान समाज न बनाने के घोर संकट पर, यह भी गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, यही सही बात है। बाकी माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है। ये कहा गया है कि घर बनाने की शिक्षा देने वाली शाला नहीं है और ना ही कोई खुलती दिख रही है, और समाज और सत्ता दोनों इसके प्रति सजग नहीं है, यानी होनी चाहिए। 98 नंबर, लेखक के बारे में सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे होती है, बच्चे के बारे में, बच्चे की शिक्षा के बारे में, माता पिता के बच्चे की शिक्षा के बारे में मत जानिए, बच्चे के माता पिता के बारे में मत जाइए, दाम्पत्य जीवन के बारे में मत जानिए, लेकिन बच्चे के बारे में तो जरूर जानिए। भाई अगर हम 98 नंबर की बात करें तो लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, अगर हम 98 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जरूर, ठीक है, एक मिनट रुको, ऊपर जरा हम देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह सिखाया जाना चाहिए कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है। इससे पहले भी जोड़े को इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे, हाँ, तो सबसे पहले की अगर बात करेगा, यहाँ पर देखो हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पर सजग रहेंगे। एक मिनट रुकिए, ये देखो, ये हमसे थोड़ा सा गलत हुआ है, ये चीज़ एक बार इसको फिर से हम पढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज़ गलत ना होने पाए, इसके लिए आपको पूरा इंश्योर किया जाएगा। देखो अगर हम आगे की बात करें, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना, कि तो उसमें ये लिखा था कि पहले ये जानना जरूरी है कि माता पिता कैसे बना जाए, और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है कहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है कि माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह सिखाया जाना चाहिए कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है, और इससे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया, मतलब सबसे पहले किसी भी जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले की बात करें तो आप याद रखिएगा, अच्छे और सच्चे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। 99 नंबर में आ जाओ, माता पिता शब्द युग्म कैसा है, सार्थक निरर्थक, सार्थक कैसा है ये, आप कहोगे सार्थक शब्द युग्म है, यानी 2 नंबर कैसा है, सही है। भाई माता पिता ये दोनों कैसे हैं, जेंडर वाइज, लिंग वाइज अलग अलग हैं, बाकी सार्थक हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है बात, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। याद रखिएगा पैसेज करते समय आपको बहुत ही दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा। खैर कविता छोटी है, आप तुरंत का तुरंत इसको पढ़ लेंगे, इसलिए सबसे पहले कविता ही पढ़ लीजिए। देखिए 100 से 105 तक इसमें प्रश्न है, यानी 15 होते हैं, तो 10 इसमें हो गए, और इसमें कितने हो जाएंगे, 5-6 इसमें हो जाएंगे, यानी शायद मेरे हिसाब से 9 इसमें और 6 इसमें हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पूछो किसी भाग्यवादी से, मान लीजिए ना तो आपको कुछ पता है इस कविता के बारे में, ना भी नहीं मुझे कुछ पता है इस कविता के बारे में, फिर भी हमको प्रश्न तो करना है। हमने पढ़ा पूछो किसी भाग्यवादी से, तो इस लाइन को पढ़ने से ये जरूर पता चलता है कि ऐसे किसी व्यक्ति से पूछो जो भाग्यवादी हो, यानी जो भाग्य पर विश्वास रखता हो, जो केवल समस्त काम भाग्य के भरोसे करता हो। यदि विधि अंक प्रबल हो, यदि विधाता के द्वारा लिखा हुआ कैसा हो, प्रबल है, विधि अंक प्रबल है माने विधाता की लिखावट प्रबल है, या भाग्य आपका बहुत प्रबल है।
पद पर क्यों देती ना स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। कहता है कि अगर आपको पता है कि आपका भविष्य उज्जवल है, आप अगर भाग्य को जानते हैं, तो क्यों ना पद पर क्यों ना स्वयं, पद पर क्यों देती ना स्वयं, माने आप जहां पर पैर रखें वहां पर स्वयं वसुधा निज रतन उगल है, माने जहां पर आप पैर रखते हैं तो वहां पर वसुधा जो है वो अपने रत्नों को, अपने खजाने को क्यों नहीं उगल देती आपके सामने। अगर आप बहुत जानते हैं भाग्य के बारे में, तो वसुधा माने पृथ्वी, निज माने अपना, रतन माने पैसा रुपया धन, उगलना माने निकाल कर रख देती है आपके सामने, उगल क्यों नहीं देती है। इतना समझ गए। अब 100 नंबर को देखो, लिखा हुआ है प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह कौन कौन से हैं। अगर आप कहेंगे प्रति उत्तर है, तो प्रति यहां पर उपसर्ग है, कौन सा यहां पर प्रति, गलत है। प्रत्येक में भी प्रति है, प्रत्येक में भी प्रति है, लेकिन प्रभाव में प्रा, प्रदेश में प्रा और प्रप्रत्य में प्रा, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। यानी प्रा उपसर्ग से युक्त से बनने वाले शब्द समूह कौन है, प्रसाद, प्रत्येक और प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्ति। याद रखिएगा, अगर प्रत्येक की बात करें प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रत्युत्तर में भी प्रति उपसर्ग है, हमको बनाना प्रा वाले है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। आगे देखो लिखा हुआ 101 नंबर, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। बताओ किसकी महिमा का खंडन किया है। आप खुद सुन रहे होंगे कि भाग्यवाद का खंडन किया है, रत्नों का खंडन नहीं किया है, विधि के विधान का खंडन। जो कि विधि के विधान का मतलब होता है जो विधाता द्वारा लिखा है वो तो होना ही होना है। हमारे हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि जो विधाता ने रचा है उसको कोई काट नहीं सकता, वो तो मतलब होना ही होना है। तो एक अलग की बात हो गई। और वसुधा का तो किया नहीं है, तो याद रखिए भाग्यवाद का उसने यही तो कहा है कि अगर बहुत बड़े भाग्यवादी हैं आप, आपको पता है कि आपका भाग्य क्या है, आप जानते हैं कि विधाता ने आपके उसमें क्या लिखा हुआ है, तो क्यों ना पृथ्वी आपके सामने अपने रत्नों को उगल देती है। तो इसी का तो विरोध किया है कि भाग्यवाद को नहीं मानना चाहिए। 100 नंबर, विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी नहीं, न्याय अंक नहीं, विधाता लिखा हुआ नहीं, भाग्य का लिखा हुआ। भाई विधाता जो लिखेगा वही भाग्य में लिखा होगा, तो भाग्य की बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक माने भाग्य का लिखा हुआ। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। स्वयं रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते नहीं, रत्न स्वयं मिल जाते नहीं, पैरों के नीचे वसुधा होती वो तो हमेशा से है, जिस दिन हट जाएगी सभी लोग मर जाओगे। पृथ्वी स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती, यही बात तो कहा गया है। भाग्य ही अगर सब कुछ होता तो क्या होता, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। चौथे में आ जाओ। मैंने आपको कहा है कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, किसी भी आप कविता पढ़ रहे हैं आपको कुछ नहीं आ रहा है, कविता को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए निरंतर। आपको 101% आपको सीटेट में सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। 104 नंबर पर आ जाइए। लिखा हुआ है तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में है। तो याद रखना कि अगर 104 की हम बात करते हैं तो पहला नंबर, तुकबंदी के चक्कर में उगल लिखा गया है, जो कि शुद्ध हिंदी में उगल शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, निगलना शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है तो याद रखिएगा। बाकी ये सब तत्सम, रत्न, प्रबल, स्वयं, ये सब बढ़िया से शब्द हैं। 105 में आ जाओ। लिखा हुआ है निम्न में से वसुधा का समानार्थी माने पर्यायवाची कौन सा समानार्थी। वसुधा माने तो आप कहोगे पृथ्वी, क्या पृथ्वी। तो वारिधि माने समुद्र, वारिधि माने समुद्र, महीप माने राजा, जलधि माने समुद्र, तो क्या सही हो जाएगा, वसुंधरा माने पृथ्वी हो जाएगा। अब चलो चलते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चंस पर। बहुत ही ध्यान से देखना, समझना और करने की कोशिश करिएगा। देखो 106 नंबर, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। शब्द पढ़वाना, प्रश्न उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए दोहराने के लिए कहना। तो याद रखना विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। आप चाहते हैं बच्चे की मौखिक भाषा का सतत मूल्यांकन हो, आप बराबर उसको मूल्यांकित करें, सतत उसका आकलन करें, लेकिन मौखिक भाषा माने लिखित नहीं। तो अगर शब्दों को पढ़वाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो वो हिचकेगा, उस वैसा फ्रीली होकर नहीं बोल पाएगा, फ्री होकर वो बातचीत नहीं कर पाएगा, तो आप एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे विभिन्न संदर्भों में बात की, विभिन्न संदर्भों में मतलब आपके पिताजी क्या नाम है, खा के क्या आए हो, क्या पहना था, कहाँ जाना है,
कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है, शादी किसकी है, जब ऐसा आप पूछेंगे तो फ्री होकर बात करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि मौखिक जो तौर पर इसकी भाषा है वो कितनी विकसित हो पाई है। बाकी सुने हुए शब्दों को दोहराने पर कहेंगे तो हो सकता है मक्कारी कर जाए, और यहाँ पर तो दिक्कत होती ही होती है। याद रख, समझ गए ना। कभी भी आपको मौखिक भाषा का अगर सतत आंकलन करना हो तो याद रखिएगा बच्चे से विभिन्न विभिन्न पक्षों पर उससे बातचीत कीजिए। ठीक है, आगे आ जाओ। 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर कहता है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। आप कहेंगे वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का विकास करना। देखो, लिखने की क्षमता भाषा से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, भाषा विकास के चरण होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सीधा सीधा अशुद्धि के बिना लिखना नहीं। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, और पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो अगर 107 नंबर की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा जो तीसरा नंबर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो अगर बात करें हम भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य, तो यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि की बात तो थोड़ी गलत हो जाएगी, भाषा के व्याकरण का आकलन की भी बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन, ये ठीक बात हो जाएगी। क्योंकि आप भाषा का सतत आकलन करना चाहते हैं तो मौखिक और लिखित दोनों रूपों का आप आकलन करिए, या पढ़ के समझने की क्षमता का, ये बात तो बात की बातें हैं। ठीक है। 108 भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। देखिए, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं आपको बताना है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर नहीं की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिएगा, तो अब अगर आप भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य साधनों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आधुनिक तकनीक कक्षा में ला रहे हैं, बहुत सही बात है भाई। अगर आप दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आप ऑडियो विजुअल डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप आधुनिक तकनीकों को तो ला रहे हैं। आप कहेंगे ठीक बात है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये भी सही बात है, क्योंकि आवश्यकता कुछ को रही होगी, कम सुनाई दे रहा होगा, तो ये बात तो ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा बोर्ड से नहीं सीखता है तो स्मार्ट बोर्ड से और अच्छा सीखता है, लेकिन विद्यालय के निर्देशों का पालन करना ऑडियो और जो वीडियो है इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्देशों का पालन करने के लिए आप ऑडियो और वीडियो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग का उद्देश्य यह नहीं है। ठीक है, आगे आओ। 109 पाठ्य पुस्तक की भाषा। जो पाठ्य पुस्तक की भाषा हो कैसी होनी चाहिए, बच्चों की घर की व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। गलत बात है, अगर आप तत्सम भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, चूंकि बच्चा है। तद्भव होनी चाहिए, नहीं। अधिकाधिक कठिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, नहीं। देखिए, जो पाठ्य पुस्तकें हैं अगर उनकी भाषा आपके घर की भाषा होगी, बच्चे की मातृभाषा होगी, उसकी समुदाय की भाषा होगी, तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसलिए 9 का 1 नंबर बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक की भाषा सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक उसको मानेंगे जो स्थानीय भाषा में हो, ठीक है, जो घर की भाषा में हो और मिलती जुलती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। 110 नंबर की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखो यहां पर देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, प्राथमिक व्याकरण को सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़ाना या भाषा प्रयोग सिखाना। तो याद रखिएगा 110 नंबर की अगर हम प्यारे बच्चे बात करते हैं देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, देखिए 1 मिनट रुकिए, ये सिस्टम थोड़ा सा मैं सुधार दूं इसका।
देखिए, अगर अगर कोई बच्चा प्राथमिक लेवल पर है यानी प्राइमरी कक्षा पर है, तो याद रखिएगा भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य ये होता है कि कम से कम बच्चे को भाषा का प्रयोग तो आ जाए, भाषा शुद्ध उच्चारण, बच्चा जो है भाषा का शुद्ध उच्चारण तो करना सीख जाए, भाषा शुद्ध बोलना तो सीख जाए, बस यही उद्देश्य होता है। बाकी वैज्ञानिक ये सब गलत बातें हैं, व्याकरण को सिखाना नहीं होता है, व्याकरण उच्च जब कक्षा में आएगा तब सिखाइएगा, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना भी नहीं होता है। याद रखना, प्राथमिक, अगर आपसे कहा जाए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रयोग जो है, भाषा सिखाने का लक्ष्य क्या है, तो आप याद रखिएगा कम से कम वो बोलना सीख जाए, सुन करके समझना सीख जाए और थोड़ा बहुत लिखना सीख जाए, कम से कम भाषा का प्रयोग जरूर सीख जाए विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, तो यही हो जाएगा सही। आगे आओ, 111 नंबर, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, गलत बात है। सदैव समान होती है, थोड़ी सी ठीक बात है। समान हो सकती है और सदैव अलग अलग होती है। देखिए, समान हो सकती है ये जरूरी है भाई। घर की जो भाषा है, मान लीजिए कोई ग्रामीण परिवेश का बच्चा है तो अपने यहाँ पर देसी भाषा का प्रयोग करता है, जब वो विद्यालय जाता है तो हो सकता है कि वहाँ भी जो शिक्षक हों वो देसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि विद्यालय में तो मानक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो सदैव समान होती है जरूरी नहीं है, टकराहट से तो भरी होती नहीं है, सदैव अलग होती है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल अलग तरीके की होगी तो बच्चे को आप कैसे सिखा पाओगे, नहीं सिखा पाओगे, बच्चा सीखेगा ही नहीं। तभी याद रखिएगा, हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है उसको अचानक इंग्लिश मीडियम में डालिए, वो सीखने में बहुत दिक्कत उत्पन्न होता, हो सकता है वो सीख भी ना पाए। ठीक है, तो सदैव समान ही समान हो सकती है, और मैं तो कहता हूं समान होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसी की वकालत करती है। ठीक है, आगे आ जाओ। 112, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना। ये सब गलत बातें। उच्च स्तरीय तकनीकी बेकार है, पाठ्य पुस्तक बेकार है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो लक्ष्य होता है वो बस एक ही होता है, भाषा प्रयोग के अवसर। देखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे कि अगर कोई भी बच्चा प्राइमरी में है, ठीक है, कोई भी एक जो बच्चा है वो प्राइमरी लेवल पर है, ठीक, छोटे लेवल पर है। मैंने अभी अभी कहा है कि प्राइमरी लेवल पर भाषा सिखाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि भाषा, देखो ऊपर का प्रश्न आपको दिखाते हैं, भाषा प्रयोग को सिखाने के, देखो मैंने यहां पर बताया था, सेम जो प्रश्न है प्यारे बच्चे वो यहां पर फिर से एक बार टकरा गया कि घर की भाषा और विद्यालय की, ये तो अलग बात हो गई। 112 नंबर फिर से आ गया कि प्राथमिक स्तर पर माने प्राइमरी स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण को सिखाने का लक्ष्य क्या है? भाषा प्रयोग को सिखाना, भाषा प्रयोग पर कार्य करना। बड़ी सीधी सी बात है, बाकी सब कुछ गलत होता है। प्राथमिक स्तर पर ना तो आप व्याकरण के नियम सिखा सकते हैं, इस प्रकार की कोई भी प्रक्रियाएं जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 113 नंबर पर समझिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, याद रखना, बाल साहित्य हो सकता है। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, गलत बात है। सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें, गलत बात है। शिक्षण विधियों का संपूर्ण नॉलेज दे ही नहीं सकते क्योंकि बच्चा है। ठीक, याद रखिएगा, जो बाल साहित्य होता है, जो बच्चों के लिए, ऐसा साहित्य जो केवल बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, वो सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को सिखाने के लिए। ठीक है, देखिए, हिंदी पेडागोजी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इतना हार्ड है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर पकड़ ली, आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर सीख ली, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे कि हमेशा आप बहुत ही सहजता से और बहुत ही सुगमता से हिंदी शिक्षण को आप आराम से कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे आ जाइए, आगे सुनिए। थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। आपको समझ में आ गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब लाइनें वाइनें बनाना सिर्फ आपके लिए ही होता है, और आपको समझ आ रहा है, यानी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ। देखो, 114 नंबर में लिखा है, एक कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करोगे? कक्षा 1 का बच्चा है और कक्षा 2 का, यानी फर्स्ट और सेकंड के जो बच्चे हैं उनके आप किस तरह कहानी का चयन करोगे? बहुत छोटी कहानी, ये ठीक बात है, लेकिन अभी बहुत ठीक बात नहीं है। जिसमें बहुत सारे पात्र हों, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसी कहानी तो कभी चुनना भी मत। जिसमें 2 ही पात्र हों, ठीक बात है, लेकिन
जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। याद रखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, क्लास 1 का बच्चा और 2 का बच्चा, उसको कहा जाता है आ से, वो कहता है अनार, बड़ा आ से आम। तो जब वो ऐसी दशा आती है उसके सामने, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, पावर दोबारा रन हो गया है, सुनिएगा आगे। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको तभी तो कहा जाता है कि छोटा आ से आम, और छोटा आ से अनार और बड़ा आ से आम, क्योंकि जब वो पढ़ता है, जब वो देखता है, तो अगर शब्दों और वाक्यों और घटनाओं को अगर चित्रात्मक रूप में दिखाया गया है, तभी तुमने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चित्रात्मक होती हैं, बहुत ज़्यादा चित्रात्मक शैली में होती हैं। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया है। बाकी छोटी बड़ी है तो बात की बात है। याद रखिएगा, जो छोटा बच्चा होता है, जितना छोटा उसकी किताब उतनी ही ज़्यादा रंगी पुती, यानी उतनी ही ज़्यादा उसमें चित्र बने होने चाहिए, क्योंकि बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है, बच्चा विजुअल के माध्यम से सीखता है। याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखो, यही आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक दूसरे प्रश्नों में यही चीजें आ सकती हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो बहुत छोटा बच्चा है उसकी किताबें कैसी होंगी, चित्रात्मक शैली में होनी चाहिए। आगे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करने पर, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल पर, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता। देखो, बच्चों की चित्रांकन की क्षमता, बच्चे चित्रांकन नहीं करते, ये जो तीसरा नंबर है बिल्कुल सही है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने के लिए बच्चे कितने क्रिएटिव हैं और बच्चे कितने मौलिकता को धारण करते हैं, कितना अधिक से अधिक समझते हैं, इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ना कि केवल बोलकर। अगर आप बोल करके पढ़ा रहे हैं तब भी बात नहीं बनेगी, कविता और कहानी को सुना रहे हैं तब भी बात नहीं बनेगी। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किसमें होनी चाहिए, तो बच्चा क्रिएटिव रहे। कैसा रहे? देखो, अगर कहीं भी आपको पेडागोजी आप करना है, पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर कभी भी रचनात्मकता आ जाए, कभी भी अगर आपको क्रिएटिविटी मिल जाए, मौलिकता आ जाए, कभी आपको फंडामेंटलिटी मिल जाए, तो याद रखिएगा उसको ही सही करिएगा, क्योंकि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का सबसे ज़्यादा जो हमारी जो चर्चा है, सबसे ज़्यादा जो वकालत है, ये हर प्रकार की शिक्षा में बहुत की जाती है। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, 116 नंबर। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? अब देखो, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविता से होना चाहिए, अर्थपूर्ण। तो याद रखिएगा, जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें बच्चे के, तो अर्थपूर्ण सामग्री का प्रयोग करें। अर्थपूर्ण सामग्री से मतलब है कि उन चीज़ों को पढ़ाएं जो उस लेवल में बच्चे को वाकई में, जैसे कि अगर जब बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है, उसके परिवार के सदस्यों के नाम, उसके रिश्तेदारों के, मतलब जो उसके रिश्ते होते हैं, किसको मम्मी कहते हैं, किसको बुआ, किसको चाचा, किसको चाची, ये सब बातें धीरे धीरे सिखाइए, क्योंकि माता ही सिखाती है और माता ही पहली शिक्षक होती है। तो पढ़ने का इसका मतलब ये थोड़ी ना जब क्लास में गया तभी के बाद, जब उसने सीखना शुरू किया, जब उसने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले अर्थपूर्ण सामग्री, ठीक है। चाचा किसको बोलना है, ताऊ किसको बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, शुरू करो। वर्णमाला से शुरुआत ऐसी कोई बात नहीं है, कहानियों से शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए, कविताओं से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री से उसका पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, जो कि उस समय की एज के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो कविता, कहानी, वर्णमाला ही सीख जाए। 17 में आ जाओ। भाषा के बारे में कौन सा कथन, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल सी गलत सी एक बात है, याद रखिएगा। आगे सुनिएगा जरा। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। देखो, अगर पहले बच्चे 117 नंबर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। देखो, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती, ये जरूरी थी। भाषा तो भाषा होती, भाषा कब से लिखित होने लगी? जब भाषा को लिखा जाता है तो उसको लिपि कहा जाता है, या भाषा के लिखने की तरीके को लिपि कहा जाता है, वो अलग की बात हो जाती है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती है, लिखित भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। दूसरा बिल्कुल सही, भाषा एक नियमबद्ध होती है। हाँ, नियमबद्ध जरूर होती है। ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि है लड़का बहुत चालाक, नहीं, लड़का बहुत चालाक है तो नियमबद्ध तो है, कौन कहाँ आएगा, ऐसी बातें तो की जाती हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है।
118 में आ जाइए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना नहीं, एक पद्धति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना विभिन्न संदर्भों में। ये बिल्कुल सही बात है भैया। जब रोल प्ले होगा ना तो रोल प्ले में विभिन्न परिस्थितियों पर विभिन्न संदर्भों में बच्चा क्या करेगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाएगा। किसको भाई, जब रोल प्ले हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप रोल प्ले लिख रहे हैं यानी आप नाटक आदि से किसी भी प्रकार से आप कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर विभिन्न विभिन्न सिचुएशन होती है। कभी नौकर वाली सिचुएशन आएगी, कभी मालिक वाली, मतलब जब आप नाटक कर रहे हैं, आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन आती हैं। जब मालिक नौकर से बात करेगा तो तिरस्कारपूर्ण बात करेगा, जब नौकर अपने मालिक से बात करेगा तो चाटुकारिता से बात करेगा। बच्चा तो उस नाटक में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां होती हैं और विभिन्न विभिन्न उसके पात्र होते हैं। ठीक, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो याद रखिएगा विभिन्न संदर्भों में प्रयोग का जब अवसर मिलता है तो रोल प्ले भूमिका का उद्देश्य क्या है, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान करना। मैंने आपको बताया नाटक में विभिन्न विभिन्न टाइप की कंडीशन आती हैं और उन कंडीशन में बच्चा सीखता है कि कैसे उसको भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो आगे। 119 और 120 हमारे पास में लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। 119 नंबर, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला पर। देखो, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती, अखबारों के द्वारा बिखरी मिलती है, विज्ञान के द्वारा मिलती है, साइन बोर्ड माने जो होर्डिंग्स लगी होती है उनके द्वारा मिलती है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा मिलती है, अखबारों के द्वारा मिलती है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला में ये माध्यम नहीं है बिखरी हुई मिलने का। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई है, कथन किस पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है। तो भाषा प्रयोगशाला में भाषा का प्रयोग किया जाता है, ना कि उसको बिखरा जाए। तो बिखरी कहाँ मिलती है, न्यूज़पेपर में। भाई न्यूज़पेपर सबके घर में जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कोई पढ़ता है, विज्ञान सब कोई जानता है, साइन बोर्ड होर्डिंग लगी सब कोई पढ़ेगा, तो इनके द्वारा बिखरती है लेकिन इसके द्वारा बिखरी हुई नहीं होती है। तो क्या सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला नंबर सही हो जाएगा। 120, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। शब्दों का सही रूप में लिखते हुए बच्चे को दोनों तरह के, बिल्कुल सही बात है भाई। आप एक शिक्षक हो, देख रहे हो कि बच्चे कुछ चीज़ों को लिखते समय गलती कर रहे हैं, तो गलत शब्द भी लिखिए और सही शब्द भी लिखिए। बच्चे से कहिए कि दोनों को देखो, जिसमें आपको अंतर समझ में आ रहा है, ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब वो डिफरेंस समझ जाएगा, सही वाले में क्या डिफरेंस है और जो तुम लिख रहे हो गलत लिख रहे हो उसमें क्या संबंध है, तो बिल्कुल सही सीख जाएगा। तो एक कहता है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बाकी सख्ती करेंगे, गलत बात त्रुटियां नहीं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर प्यारे बच्चे समाप्त किया जाता है। 30 प्रश्न थे, 15 प्रश्न पैसेज में थे और 15 ही थे पेडागोजी में। अगली हर एक क्लास से मैं आपको हिंदी, संस्कृत या कुछ भी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको हमेशा से पूरी की पूरी क्लास कराऊंगा और उसके बाद में हम आपको पेडागोजिकल प्रश्न जरूर कराएंगे। आप पेडागोजी करते रहिए, बहुत ही सिंपल सी बात होती है, बहुत कोई मील का पत्थर नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितने भी लोग नए हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार रहता है कि आप आते हैं, देखते हैं, आप अपना जीवन सफल बनाएंगे और आपकी जो सफलता है वो हमारी भी सफलता है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज की इस क्लास को खत्म किया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।